वन पीस की स्टोरी स्टार्ट होती है और एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही करंट टाइमलाइन से हम 22 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहां हम एक शहर देखते हैं जिसको कहा जाता है लोग्यो टाउन, जहां एक ऑफिसर अनाउंस कर रहा होता है कि वहां की सरकार ने आम लोगों की जिम्मेदारी अब नेवी को सौंप दी है और नेवी सरकार की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरती है क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हैं गोल्ड रोजर को। जिन्हें गोल्ड रोजर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि ये लुटेरो का सरदार होता है, यानी कि गॉड ऑफ पायरेट्स होता है। इसी के खजाने को कहा जाता है वन पीस, जिसके लिए हर कोई दीवाना है। आज ये लुटेरो का इतिहास लिखने वाला है। रोजर का सल कर्म करना चाहती है ताकि वो सबके सामने मिसाल कायम कर सके, बट गोल्ड रोजर का प्लान तो कुछ और ही होता है। एंड सडनली वो सबके सामने अनाउंस कर देता है अपने समुद्र में छुपे खजाने का, क्योंकि काफी तादाद में पायरेट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इसीलिए वो सब लोग इंस्पायर हो जाते हैं गोल्ड रोजर से। जिसके बाद में गोल्ड रोजर को मार दिया जाता है, पर मरने से पहले वो एक नई लुटेरो की पीढ़ी की स्थापना कर जाता है, क्योंकि अब हर लुटेरो को तलाश थी गोल्ड रोजर के खजाने की, जिसे हम वन पीस भी कहते हैं। नाउ अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ हम ईस्ट ब्लू सी देखते हैं, जिसके अंदर एक बोट होती है एंड उस बोट के अंदर होता है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी। लूफी भी वन पीस की तलाश में होता है, इसीलिए सफर के लिए उसे कुछ साथियों की जरूरत होगी। आने के लिए उसकी बोट में छेद हो जाता है और वो तैर नहीं सकता, इसीलिए वो एक ड्रम में बैठ के समुद्र में कूद जाता है। देन कुछ ही दूर बाद में उसे दो पायरेट्स बोट मिलती है जो आपस में लड़ रही थी। उन्हीं बोट पे हमें पायरेट अलविदा दिखाई जाती है, जो दूसरी बोट को हराकर उस पर कब्जा कर लेती है। पर कैप्टन अलविदा को तलाश होती है रोरोनोवा जोरो की, पर जोरो पहले ही बोट से चला जाता है, इसलिए वो कैप्टन अलविदा को नहीं मिलता। पर हमारा मंकी डी लूफी उसी बोट पर आ पहुंचता है और जैसे ही ड्रम से वो बाहर निकलता है उसके सामने कोबी खड़ा होता है। ये कोबी जो होता है वो कैप्टन अलविदा का सर्वेंट होता है, इसीलिए वो उसे हमेशा के लिए गुलाम बना के रखना चाहती है। पर कोबी अपनी परवाह ना करके लूफी को बोट से निकालने का डिसाइड करता है। कोबी लूफी को एक बोट तक लेके जाता है जहाँ पे वो आसानी से भाग सकता है, लेकिन तभी लूफी गलती से बैल दबा देता है, जिससे कि बोट के सारे लोग जाग जाते हैं। अब वहाँ पे कैप्टन अलविदा भी आ जाती है और वो लूफी को भगाते हुए कोबी को वहाँ पर देख भी लेती है। अलविदा लूफी को देखते ही समझ जाती है कि वो रोरोवा जोरो नहीं है। तब लूफी बोलता है कि वो मंकी डी लूफी है और वो एक दिन लुटेरो का बादशाह बनेगा। और ये सुनते ही वहाँ पे सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। लूफी कोबी का साथ देते हुए अलविदा को भड़काता है और वो भड़क भी जाती है। जब अलविदा लूफी पर अटैक करती है तो वहाँ लूफी की पावर को रिवील किया जाता है, गम गम पावर्स को। लूफी अपनी गम गम और स्ट्रेचेबल पावर यूज करके आसानी से ही कैप्टन अलविदा को हरा देता है और वो वहाँ से एक छोटी बोट और कुछ खाना लेके निकल जाता है, पर कोबी भी उसके साथ ही चला जाता है। देन हमें दिखाया जाता है सिक्सेस आइलैंड, जहाँ पे हम रोरोनोवा जोरो को देखते हैं। जोरो के किसी अपने की डेथ हो गई थी, तो वो उसकी याद में वहाँ पे दिया जलाने आता है। जोरो सेंस कर लेता है कि उसके पिछले 3 दिनों से कोई पीछा कर रहा है। जोरो उसको बाहर निकलने के लिए बोलता है और वो बंदा बाहर निकल के अपना नाम मिस्टर 7 बताता है और वो बैरक बुक गुट का सदस्य होता है और वो जोरो को अपने साथ जुड़ने के लिए ऑफर देता है। लेकिन जोरो को लगता है कि उसके गुट को बिल्कुल भी जोरो की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने नंबर 7 को भेजा है। जिसके बाद में उन दोनों के बीच में फाइट होती है और जोरो बहुत आसानी से मिस्टर 7 को 2 हिस्सों में काट भी देता है। देन हम लूफी और कोबी को एक बोट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कोबी लूफी से उसके पावर्स का राज पूछता है। फिर लूफी को उसकी पावर्स कैसे मिली और वो पायरेट्स कैसे बना ये वो बताने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 साल पहले का, जहाँ पे हम विंडमिल विलेज को देखते हैं, जहाँ पर लुटेरों की बोट होती है और वो लूट के अपना माल लेकर आ रहे होते हैं। वहीं पर हमें छोटा लूफी दिखाया जाता है, जिसका सपना होता है एक पायरेट बनने का, लेकिन उसका कप्तान उसे पायरेट ना बनने की सलाह देता है। तब लूफी अपने आप को साबित करने के लिए एक चाकू लेकर अपने गाल में मार लेता है, जिससे उसके गाल पे कट लग जाता है। फिर कैप्टन लूफी के गाल में टाँके भरते हैं, जिसके बाद में वो लूट का जश्न मनाने के लिए एक बार में जाते हैं। जब बोट पर कोई नहीं होता तो लूफी लूट के सामान के पास जाता है और एक बक्से को खोलने के बाद में उसमें से उसे एक फ्रूट मिलता है। क्योंकि लूफी को भूख लगी थी इसलिए वो उस फ्रूट को खा लेता है। दरबार में हम देखते हैं कि पायरेट कैप्टन का झगड़ा किसी दूसरे पायरेट कैप्टन से हो जाता है और वो दूसरा पायरेट जो होता है वो लूफी के कैप्टन की काफी बेइज्जती करके चला जाता है। लूफी ये सब देख लेता है तो उसे इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए भागता है, इतने में कैप्टन लूफी का हाथ पकड़ते हैं और कैप्टन ये देख के हैरान होते हैं कि लूफी का हाथ बिल्कुल स्ट्रेच होता रहता है एक रबड़ की तरह। जिसके बाद में कैप्टन लूफी से बोलता है कि लूफी तुमने ये क्या कर डाला। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ कोबी लूफी से पूछता है कि क्या उसे रास्ता पता है और क्या उसके पास भी कोई नक्शा भी है। अब लूफी के पास क्योंकि कोई भी नक्शा नहीं होता, तो इसलिए वो बोलता है कि हाँ हमें शायद पहले नक्शा हिलाना होगा। तभी लूफी कोबी से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर कोबी बताता है कि वो नौसेना में भर्ती होना चाहता है। जिसके बाद में वो दोनों नजदीकी नौसेना तट पर चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ छोटी सी नाव में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्री लुटेरों से बचकर भाग रही थी। तभी भटकते हुए समुद्र में उसे 2 आदमी मिलते हैं और वो नजरें घुमा के जैसे ये देखती है तो उनकी बोट पे भी लुटेरों का फ्लैग लगा हुआ होता है। अब वो दोनों आदमी उस लड़की को उठाकर अपनी बोट पर फेंक देते हैं और उसकी नाव में रखा हुआ बक्सा लूटने लगते हैं। लेकिन बक्सा खोलने में पता लगता है
कि वो बिल्कुल खाली है और वो लड़की भी एक चोर ही होती है और वो उन दोनों लुटेरों की बोट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं सेल्स टाउन को, जो कि है मरीन ब्रांच। वहीं लूफी एंड कोबी दोनों ही समुद्री लुटेरों की लिस्ट देख रहे होते हैं, जो कि वांटेड लिस्ट में है। पर लूफी देख के डिसअपॉइंट होता है कि उसकी तस्वीर वहाँ पर क्यों नहीं है। अब वो दोनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और नौसेना के दल में घुसने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रोरोनोआ जोरो आ जाता है और जोरो के आते ही उसका झगड़ा कैप्टन मॉर्गन के बेटे से हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए हम उस लड़की को भी देखते हैं जिससे हमने बोट में ऑलरेडी देखा था, जिसका नाम नामी होता है। और जोरो की फाइटिंग स्किल देख के लूफी काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। अब कैप्टन मॉर्गन का बेटा जोरो को अपने फादर के पास में लेकर जाता है, जहाँ कैप्टन मॉर्गन जोरो को अपनी नेवी में भर्ती होने का ऑफर देते हैं। पर जोरो ये बोल के रिजेक्ट कर देता है कि उसका गोल कुछ और ही है। ये सुन कैप्टन मॉर्गन बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना, नेवी के सैनिक पे हाथ उठाने की सजा कैद है। जिस पर जोरो उनकी नेवी में जुड़ने से अच्छा कैद होना पसंद करता है और इस तरीके से जोरो को कैद कर लिया जाता है। और कैद हुए जोरो से मॉर्गन का बेटा उसकी तलवार मजाक बना के ले जाता है। जिसके बाद में हमें नामी दिखाई जाती है जिसने नौसैनिक की ड्रेस पहनी होती है और वो मरीन ब्रांच के अंदर घुस जाती है। और यहाँ मरीन ब्रांच में घुसते हुए लूफी जोरो के पास में पहुंच जाता है। लूफी भी जोरो को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, पर जोरो उसे भी साफ मना कर देता है। लेकिन लूफी उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाता, बल्कि उसे उसके कैद से आजाद कर देता है। नामी जैसे तैसे करके बचते बचाते नक्शा घर में पहुंच तो जाती है, लेकिन उसे नौसेना की गार्ड देख लेती है। वो गार्ड नामी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर नामी बताती है कि उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए जो कि मॉर्गन ने मंगाया है। तब वो गार्ड बताती है कि कैप्टन मॉर्गन ऐसा क्यों करेंगे, जबकि वो नक्शा तो उन्हीं के दफ्तर के लॉकर में है। तभी वहाँ पे एक और गार्ड आ जाता है और ये गार्ड वही होता है जिसकी नामी ने वर्दी को चुराया था। वो गार्ड जैसे ही नामी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो अपनी फाइटिंग स्किल से उन दोनों गार्ड्स को नॉकआउट कर देती है। लेकिन तभी ऊपर से लूफी टपक पड़ता है और वो बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। वो दोनों साथ मिलकर नक्शा चोरी करने के लिए जाते हैं कैप्टन मॉर्गन के दफ्तर की तरफ। और उन्हें रास्ते में ही कैप्टन मॉर्गन मिल जाता है, जो उनसे काफी पूछताछ भी करता है। लेकिन यहाँ पर नामी काफी चालाकी से कैप्टन मॉर्गन को चकमा भी दे देती है। और वो दोनों पहुंच जाते हैं कैप्टन मॉर्गन के दफ्तर में, जहाँ ढूंढते हुए उन्हें वो सीक्रेट लॉकर भी मिल जाता है जिसके अंदर नक्शा था। तब तक कैप्टन मॉर्गन को पता चल जाता है कि एक चोर और एक लुटेरा उसके केबिन के अंदर है और वो अलार्म बजा देता है। अलार्म की आवाज सुनने के बाद में लूफी एक प्लान बनाता है और वो अपनी पावर की मदद से पूरी की पूरी तिजोरी को ही बिल्डिंग के नीचे लेके गिर जाता है। लूफी की ऐसी पावर देख के नामी थोड़ी शॉक तो होती है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे गार्ड आ जाते हैं। उन गार्ड्स को देख के लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है लड़ने के लिए और वो दोनों मिलकर सारे गार्ड्स को मारने लगते हैं। पर क्योंकि गार्ड्स काफी ज्यादा होते हैं तो इसीलिए उन दोनों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोरोनोआ जोरो वहाँ से निकल रहा होता है और उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो लूफी को बचा ले या तो वो दरवाजे से बाहर चला जाए। थोड़ा सोच विचार करने के बाद में जोरो डिसाइड करता है कि वो भाग के नहीं जाएगा, वो इस फाइट को ज्वाइन करेगा और लूफी और नामी को बचाएगा। और जोरो का आते ही नामी और लूफी का पल्ला काफी ज्यादा भारी हो जाता है, वो इस फाइट को लगभग जीत नहीं लगते हैं। तभी वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन खुद उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और वो इन तीनों पर भारी पड़ता है। जिसके बाद में फाइनली जोरो और लूफी टीम की तरह काम करते हैं और वो एक साथ मिलकर कैप्टन मॉर्गन पर अटैक करते हैं और इसी तरीके से वो कैप्टन मॉर्गन को हराने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब वो तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं और जोरो उस तिजोरी को अपने कांधे पे ही रख के ले जाता है। अब ये तीनों मिलकर नामी की उस चुराई हुई वोट पर जाते हैं और ये तीनों अब फाइनली टीम बन चुके हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे कैप्टन मॉर्गन का बेटा आ जाता है, जिसका हाल बिल्कुल लड़कियों जैसा कर दिया था जोरो ने। तभी वहाँ पे क्यूबी आता है और कैप्टन मॉर्गन के बेटे के एक पंच मारता है, उसे नॉकआउट कर देता है। लूफी क्यूबी को जल्दी से बोट पे आने के लिए बोलता है, लेकिन क्यूबी लूफी के साथ जाने के लिए मना कर देता है। क्यूबी बताता है कि वो अब यहीं रहकर नौसेना को ज्वाइन करेगा। जिसके बाद में लूफी उसे गुड बाय बोल के वहाँ से बोट लेकर चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम एक बोट को देखते हैं जिसमें हमें कार्क नाम का एक बंदा दिखाया जाता है। अब क्योंकि लूफी, जोरो और नामी ने उस नक्शे को चुरा लिया था तो ये आदमी अब उनके पीछे पड़ जाता है। और दूसरी तरफ हमें एक पायरेट दिखाया जाता है जो अपने बॉस को बता रहा होता है कि कुछ लुटेरे ऑलरेडी उस नक्शे को चुरा के वहाँ से ले गए। तब हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है फाइनली बगी द जोकर का, जो कि पायरेट है। जो लोग एनीमे या मांगा को फॉलो करते हैं उन्हें इस कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ ऑलरेडी पता ही होगा। अब बगी जोकर को भी किसी भी हालत में वो नक्शा चाहिए ही था। एंड देन अब हम बच्चे लूफी को देखते हैं जो डेवल फ्रूट से मिली पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी बार वाली लड़की आती है और वो बताती है कि अपनी पावर का इस्तेमाल सही से करना। तभी वहाँ पर कैप्टन शैंकी भी आ जाता है। तब लूफी उससे बोलता है कि अब तो मैं पावरफुल हो गया हूँ, अब तो मुझे अपनी टोली में शामिल कर लो। शैंकी वो आइलैंड छोड़ के अब निकलने वाला था और वो दोबारा कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। ये सुन के लिटिल लूफी काफी ज्यादा अपसेट भी हो जाता है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ नामी वो तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही होती है। क्योंकि लूफी के लिए ये पहला लुटेरों वाला सफर था तो इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड
होता है। लेकिन लूफी की इतनी एक्साइटमेंट से नामी को काफी ज्यादा तिजोरी खोलने में दिक्कत आ रही थी एंड थोड़ी ही देर बाद में नामी वो तिजोरी खोल भी देती है जिसके अंदर से ग्रैंड लाइन का नक्शा निकलता है। और जोरो ये देख के बोलता है, ओह मुझे लगा शायद इसमें सोना या चांदी होगा। तब नामी लूफी और जोरो को वर्ल्ड मैप का बताती है जहाँ समुद्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ एंड वेस्ट में। और दुनिया भर में फैली हुई जमीन को रेड लाइन कहते हैं एंड बीच वाली रेखा को कहा जाता है ग्रैंड लाइन। और ये दुनिया काफी चीजों में बटी हुई है, टापू, हरे भरे शहर और खतरनाक लुटेरों में। और इन्हीं समुद्र में डूबा है कहीं वही खजाना जिसे कहा जाता है वन पीस। देन सडनली उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, चारों तरफ उनके लाल धुआं फैल जाता है और उस धुएं के कारण वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। पर बेहोश होने से पहले लूफी देख लेता है कि उन पे नेवी ने नहीं बल्कि किसी पायरेट ने अटैक किया है। तभी लूफी उस नक्शे को बचाने के लिए उसे अपने पेट में छुपा लेता है, यानी कि वो उसे खा जाता है। जिसके बाद में उन तीनों की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बक्से के अंदर कैद पाते हैं जहाँ से निकलने की वो लोग काफी कोशिश तो करते हैं पर थोड़ी ही देर में वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है। वो लोग अपने आप को एक सर्कस के अंदर पाते हैं और सर्कस देख रहे जितने भी लोग होते हैं उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कैद करने वाला वही जोकर है जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और वो अपना नाम बगी द क्लाउन बताता है और अपनी जोक पे वो जबरदस्ती वहाँ बंधे लोगों को हंसा रहा होता है। जिसके बाद में लूफी और बगी द क्लाउन में बहस हो जाती है कि आगे चल के लुटेरों का सरदार कौन बनेगा, यानी कि गॉड ऑफ पायरेट कौन बनेगा। लूफी बोलता है कि वन पीस तो मैं ही ढूंढूंगा जिसके बाद में बनूंगा लुटेरों का बादशाह। लेकिन तभी नामी सामने आती है और वो जोकर को ट्रिक करते हुए लूफी को बेट बनाती है और वहाँ से भाग निकलती है। और बाहर जाने के बाद में वो देखती है कि इस जोकर ने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। ये देख के वो काफी ज्यादा घबरा भी जाती है। लेकिन जोकर के साथ ही आते हैं और वो नामी को पकड़ के वापस ले जाते हैं और नामी और जोरो को अलग कमरे में कैद कर दिया जाता है और बगी अपने पास में लूफी को रखता है। दूसरी तरफ हमें कोबी दिखाया जाता है जो फाइनली भर्ती हो जाता है नेवी में। तभी वहाँ पे एंट्री होती है कैप्टन मॉर्गन के साथ में सेनापति कार्प। ये सेनापति कार्प वही होता है जिसने की गोल्डी रोजर को पकड़ा होता है और उसे सबके सामने मौत के घाट उतारा था। और यहाँ पे कैप्टन मॉर्गन काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कोबी की, लेकिन कार्प को शक हो जाता है कोबी पर। दूसरी तरफ हम नामी और जोरो को देखते हैं जिन्हें बुरी तरीके से बांध रखा था और वो लोग छुटने की कोशिश कर रहे थे। पर वहाँ पर नामी के पास में ताला खोलने की तीली होती है और वो उससे ताला खोलने लगती है। इधर बगी द क्लाउन लूफी के चारों हाथ पैर बांध के उन्हें बुरी तरीके से खींचता है। लूफी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि और कितनी बार बोलूं कि मैं एक दिन लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ। बाकी ये सब देखकर दूसरा तरीका अपनाता है, वो मेंटली टॉर्चर करने लगता है लूफी को। वो उसे शैल की याद दिलाता है और उसकी टोपी भी छीन लेता है। बगी बताता है कि वो भी शैंक की टोली में ही था, लेकिन शैंक ने उसे धोखा दिया और उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला गया। इससे भी लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वहाँ कैद हुए लोगों में से एक बच्चे को उठाता है और उसके बाद में उसे टॉर्चर करने लगता है। ये देख के लूफी जल्दी से अपने आप को आजाद करता है अपनी पावर की मदद से। जिसके बाद में लूफी गुस्से में अपना फाइनल गम पंच मारता है बगी पर और उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है। लेकिन अपनी गर्दन अलग होने के बावजूद भी बगी द क्लाउन मरता नहीं है। फिर वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में एक और चीज कॉमन है, मैंने भी डेवल फ्रूट खाया है। तो बगी द क्लाउन ने जो फ्रूट खाया था वो था चॉप चॉप फ्रूट, जिससे कि वो अपने बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर सकता था। देन बगी अपने हाथ को अलग करके चुपके से लूफी के ऊपर वही रेड गैस छोड़ता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी और जोरो अपनी कैसे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पास में बगी का असिस्टेंट चाबी आ जाता है। कवाची जोरो को पीटने लगता है और बताता है कि जोरो ने कुछ साल पहले उसके भाई को मारा था। क्योंकि जोरो एक बोट से बंधा था तो वो उस बोट को घुमा के उस पे कुनाई से अटैक करता है, पर जोरो बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देख के कवाची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जोरो को मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इधर क्योंकि गार्प को कोबी पर शक था इसलिए वो उसे अपने केबिन में बुलाता है और गार्प के थोड़ा डराने पर ही कोबी सब कुछ उगल देता है कि वही लूफी के साथ में यहाँ पर आया था। एंड क्योंकि पहले वो एक कैदी था तो उसे लूफी ने आजाद किया था, इसलिए वो लूफी के एहसान तले दबा हुआ है। पर उसका बचपन से सपना है कि नौसेना में भर्ती होने का, और एक चोर और नौसैनिक कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये सुन के गार्प काफी ज्यादा कोबी से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। अब हम दोबारा से लूफी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर वो बच्चा था। लूफी बार में बैठा होता है और शैंक से लड़ने वाला दूसरा पायरेट उसके पास आता है। वो लूफी को मारने लगता है, जिसके बाद में वहाँ पर शैंक भी आ पहुँचता है और उन दोनों गुटों के बीच में काफी लड़ाई होती है। और इस लड़ाई को हारता देख दूसरा पायरेट कैप्टन लूफी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है जहाँ हम लूफी को एक बॉक्स के अंदर देखते हैं जिसके अंदर धीरे धीरे पानी भर रहा है। और बगी द क्लाउन उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे नक्शे का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लेकिन लूफी को काफी ज्यादा यकीन होता है कि उसकी टोली उसे बचाने के लिए जरूर आएगी, जिसका बगी मजाक भी बनाता है। डूबते हुए लूफी को वो बात याद आती है जब वो कैप्टन पायरेट लूफी को किडनैप करके लेकर जा रहा होता है बीच समुद्र में छोटी सी नाव के अंदर। तभी एक जायंट फिश मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब क्योंकि डेविल फ्रूट लूफी ने खाया था इसलिए वो पानी में तैर नहीं सकता।
डूबते हुए उस पायरेट कैप्टन को लूफी के सामने ही वो मॉन्स्टर खा जाता है और लूफी भी लगभग मरने ही वाला होता है। तभी एक हाथ आता है और लूफी को ऊपर बोट में खींच लेता है। लूफी देखता है कि वो शैंक था जिसने उसे बचाया था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो पानी से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं कि शैंक के अंदर शायद कुछ पावर्स हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखकर ही इतने भयानक मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। लूफी शैंक को देख के रोने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर के पहले किए गए हमले में शैंक अपना हाथ गवा देता है। लेकिन शैंक को अपने हाथ का कोई भी गम नहीं होता, बल्कि उसे खुशी होती है कि वो और लूफी दोनों जिंदा हैं। इधर जोरो पर वो कुनाई फेंक रहा होता है, लेकिन नामी जब तक अपने आप को आजाद कर लेती है और जोरो उसे मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है। और जोकर लूफी का मजाक बना रहा होता है कि तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा और तुम्हारे साथी तुम्हें बिना बचाए यहाँ से भाग गए। तभी लूफी जिस शीशे के अंदर कहता है उस पे एक लाठी आके लगती है और हम देखते हैं कि वो नामी है। यहाँ नामी और जोरो दोनों लूफी को बचाने के लिए आ गए थे। लूफी के कैद का कांच टूटता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है, और जब वो अपने पानी को मुंह में से बाहर निकाल रहा होता है तो वो नक्शा भी बाहर आ जाता है। वो नक्शा जो लूफी ने निगला था, और उसे तुरंत बगी द क्लाउन उठा लेता है और जोरो उस पर अटैक करता है, पर उसके अटैक का कुछ भी उस पर असर नहीं होता। जोरो जितना अपनी तलवार से उसे काटता है वो उतने ही अपनी बॉडी के पार्ट्स को अलग कर लेता है। बगी द क्लाउन तीनों को काफी बुरी तरीके से धोता है। वो उन पे काफी भारी पड़ रहा होता है। वो तीनों जितनी बार भी उस पर अटैक करें वो उतनी ही बार अपने बॉडी के पार्ट्स को अलग कर लेता है और उसे खरोंच तक नहीं आती। तभी लूफी के माइंड में एक आइडिया आता है। वो जोरो और नामी से चिल्ला के बोलता है कि वहाँ जो बक्से रखे हैं उनका इस्तेमाल करो। और जैसे ही बगी अपने बॉडी पार्ट्स को अलग करता है तो जोरो और नामी अलग अलग बॉक्सेस में उसके बॉडी पार्ट्स को बंद कर लेते हैं। और पूरी बॉडी के पार्ट्स ना होने के बिना पे बगी अपने आप को काफी ज्यादा बेबस महसूस करता है। और तभी लूफी अपना फाइनल मूव देता है और उसे बाहर फेंक देता है। इन सब के बाद में लूफी नक्शे को नामी को देता है और बोलता है कि तुम मेरी नाविक जो हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और जाने से पहले वो वहाँ मौजूद सारे कैदियों की हथकड़ियों को खोलने लगता है, जिसके बाद में एक कैदी बोलता है कि क्या अब हम तुम्हारे गुलाम हैं? जिस पर लूफी बोलता है कि नहीं, अब तुम आजाद हो, हर लुटेरा एक जैसा नहीं होता। और ये सुन के जोरो लूफी से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है, क्योंकि लूफी एक काइंड हार्टेड लुटेरा था। वो बोलता है कि तुमने मेरी सोच बदल दी लूफी। अब दूसरी तरफ हम गार्प को देखते हैं, जिसने कैप्टन मोरकर को कैद कर रखा था, उन्हें बेड़ियों में जकड़ रखा था। वो अपनी एक नई टोली को रिक्रूट करता है, जिससे कि वो उन तीनों के पीछे जा सके और चुराए हुआ नक्शे को वापस ला सके। इधर लूफी, जोरो और नामी उन सबको आजाद करके वहाँ से अपनी बोट की तरफ को निकलने लगते हैं। तभी वो गाँव वाले आते हैं और उन्हें कुछ खाना गिफ्ट करते हैं। पहले तो लूफी चला जाता है, पर उसे काफी भूख लग रही होती है, तो वो वापस आता है और एक खाने का टुकड़ा उठा के खाने लगता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। जिसके बाद में हमें एक और पास्ट सीन दिखाया जाता है कि लूफी को अपनी टोपी से इतना प्यार क्यों है। वो टोपी लूफी को इतनी ज्यादा प्यारी इसीलिए थी क्योंकि लूफी को वो टोपी शैंक ने दी थी, और शैंक वो इकलौता इंसान था जिसने लूफी की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और शैंक ने लूफी को टोपी देते हुए बोला था कि एक दिन ये टोपी मैं तुमसे वापस लेने आऊंगा, तब तक तुम एक बेहतर लुटेरा बन के दिखाओ मुझे। बगी के हमले से क्योंकि लूफी की हेड फट जाती है, तो इसलिए नामी उसे ठीक करके देती है, जिसके बाद में लूफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लूफी खुश होकर बोलता है कि अगला स्टॉप ग्रैंड लाइन होगा। देन सडनली हम देखते हैं कि नामी अपने केबिन में जाके अपना छुपा हुआ कुछ सामान निकालती है, जिसमें उसके पास एक शीनेल होती है, जिससे वो दूसरे से टेलीफोन के थ्रू बात कर सकती है। और वो बताती है कि चिंता मत करो, अब नक्शा मेरे पास है और मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब हम स्टोरी देखते हैं 7 साल पहले की, जहाँ पे हमें शहर विलेज दिखाया जाता है, जहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ओसुफ होता है, और वो गाँव वालों को अलर्ट करता है कि लुटेरे आ रहे हैं। ये सुन वहाँ मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और डर के वो अपने घरों में छुप जाते हैं। सब ये सेम चीज डेली करता है, तो इसलिए उसकी बात पर कोई भी यकीन अब नहीं करता। उस पर लोगों का बिलीव खत्म हो चुका था। अब हमें लूफी दिखाया जाता है जो अपनी बोट के लिए पायरेट फ्लैग तैयार करता है। तभी जोरो केबिन से बाहर निकलता है और बताता है कि बोट के अंदर कहीं तो डिफेक्ट है, क्योंकि बोट में अब पानी भर रहा है। ये देख के लूफी नामी से नजदीकी आइलैंड पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब उन्हें एक नई शिप की जरूरत है, जिससे कि वो अपना सफर कंटिन्यू रख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोर्गन का बेटा शिप पर इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था जितना अच्छे से कोबी करता है। ये देखकर गार्प कोबी से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर फाइनली लूफी अपनी टीम के साथ में एक आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ जोरो जोकर के सर पे रखा हुआ इनाम देखकर बोलता है कि हमें शायद उसका सर हिलाना चाहिए था। वहाँ से निकलने के बाद में लूफी बंदरगाह पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक शिप काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वहीं उस शिप पे लूफी की मुलाकात यूसुफ से हो जाती है, जहाँ लूफी यूसुफ से बताता है कि वो किसी भी कीमत पे इस बोट को बाय करना चाहता है। तब यूसुफ उसे अपनी मालकिन काया के पास लेकर चला जाता है, लेकिन काया के पास पहुँचने पर हम देखते हैं कि काया काफी ज्यादा बीमार है। उसका सहारा उसका बटलर बना हुआ है, जिसका नाम क्लैकेडोर होता है। काया यूसुफ
यूसुफ और उसके साथियों को देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि आज उसका 18वां जन्मदिन भी है। इसीलिए काया यूसुफ और उसके साथियों से उसके खुशी में शामिल होने के लिए बोलती है और रात का डिनर करके जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्लैकेडोर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो सारे जने रात में डिनर करते हैं और लूफी काया से बोट की बात भी करता है। लेकिन जोरो जब से यहाँ पर आया है वो थोड़ा परेशान सा है क्योंकि उसे काया का बटलर क्लैकेडोर थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। जोरो का शक बिल्कुल सही होता है क्योंकि हम देखते हैं कि काया को बीमार रखने में क्लैकेडोर का ही हाथ है। वो दवाई बोलकर काया को दिन ब दिन पॉइजन दे रहा है जिससे वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही है। अब क्योंकि क्लैकेडोर काया का काफी ज्यादा ख्याल रखने का नाटक करता था इसीलिए काया को भी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था एंड इसी भरोसे का फायदा उठा के वो काया से अपनी सारी जायदाद उसके नाम पे कराना चाहता था। पर सारी प्रॉपर्टी क्लैकेडोर के नाम करने के लिए मैसी खिलाफ होता है। मैसी वो बंदा होता है जो काया का बंदरगाह और सारा कारोबार का ध्यान रखता था और क्लैकेडोर किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था इसीलिए वो मैसी को मार देता है। यही हमें पता चलता है कि क्लैकेडोर के पास में टेलीपोर्टेशन और 5 ब्लेड्स हैं। तभी हमें घर के 2 नौकर दिखाए जाते हैं और पता चलता है क्लैकेडोर इस प्लेन में अकेला नहीं है, उसके साथ में घर के नौकर भी शामिल हैं। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो घर में सामान चोरी करते हुए काया के रूम में पहुंच जाती है। काया ये देखकर भी कुछ नहीं बोलती और वो साथ बैठकर बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, यूसुफ को ये जान के हैरानी होती है कि लूफी उसके फादर से मिला है जो काफी टाइम से यहाँ से गायब हैं। लूफी बताता है कि उसके फादर शेंग की टोली में है जिनका नाम यूसुफ है। तभी जोरो शराब मांगता है तो यूसुफ उसे तहखाने में ले जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारी वाइन के बॉक्सेस पड़े हैं। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है वहाँ पड़ी डेड बॉडी पे जो की होती है मैसी की, जिसे की क्लैकेडोर ने उसकी बात ना मानने पे मार डाला था और यूसुफ और जोरो को क्लैकेडोर की नीयत भी समझ में आ जाती है। साथ ही जोरो को ये भी याद आ जाता है कि उसने क्लैकेडोर को पहले कहाँ देखा है। वो दरअसल एक समुद्री लुटेरा होता है जिसके ऊपर इनाम था और उसका नाम था कुरू। रूमर्स ऐसी थी कि उसे एक्स हैंड मॉर्गन ने मार दिया है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुरू अभी भी जिंदा है। इस मौके का फायदा उठा के कुरू के साथी जो नौकर बने हुए हैं वो जोरो को बेहोश कर देते हैं और मौके का फायदा उठा के यूसुफ वहाँ से भाग जाता है। यूसुफ सारी बस्ती को जाके बताता है कि लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं। पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो इस बात का काफी नाटक करता था, इसीलिए जब वो इस बार सच बोल रहा होता है तो किसी को भी उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं होता। तब यूसुफ अपनी बचपन की एक स्टोरी को याद करता है जहाँ उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार होती है और वो उन्हीं के लिए ये सब कुछ किया करता था क्योंकि उसके फादर उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। ये सोच के यूसुफ काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा होता। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोबी आता है, वो बताता है कि मुझे तुम पे बिलीव है। इधर हमें दिखाया जाता है कि क्लैकेडोर और कुरू के नौकर जोरो और मैरी को लेके एक वेल में फेंक देते हैं ताकि वो उनकी लाश को ठिकाने लगा सके और कुएं में फेंकने के बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोरो अभी जिंदा होता है। वहीं हमें जोरो का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि 7 साल पहले जोरो स्वॉर्ड्समैन बनने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी एक राइवल होती है जिसका नाम कूना था। उससे वो प्रैक्टिस फाइट हार जाता है जिसमें कूना उसे कुछ एडवाइस ऑफर करती है पर जोरो उसे ना लेके रियल स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है जिसे कूना एक्सेप्ट कर लेती है। पर जोरो उस फाइट में भी टिक नहीं पाता, वो वहाँ पे भी हार ही जाता है और इस हार के बाद में जोरो काफी बुरी तरीके से टूट जाता है जिस पर कूना उसे बोलती है बहुत जल्द जोरो तुम एक बच्चे से आदमी बन जाओगे जिसके बाद में तुम्हारे अंदर बहुत ताकत और फुर्ती होगी। तब तुम्हारे लिए किसी को भी हराना और खास करके किसी लड़की को हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा क्योंकि ताकत में एक औरत कभी भी आदमी को हरा नहीं पाती। लेकिन जोरो को कूना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगा। अगले दिन जोरो जब कूना से लड़ने के लिए वेट कर रहा होता है तब उसके सेंसे वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि कूना की एक्सीडेंटली मौत हो गई है। तब जोरो कूना के फेयरवेल में उसके ओनर में कूना की तलवार रख लेता है जिससे कि वो अपने प्रॉमिस को याद रख सके और अपनी स्टोरी से इंस्पायर होकर जोरो उस वेल से निकल आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूसुफ को जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कोबी और उसके साथी को जो उस पर बिलीव अभी तक नहीं करते। लेकिन जब वो लूफी का नाम लेता है तो वो लोग उसके साथ में काया के महल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके बाद में कोबी की मुलाकात कुरू से होती है लेकिन कोई भी नौसैनिक कुरू को पहचान नहीं पाता। कुरू उन सभी को अपनी बातों से इतना उलझा देता है कि उन्हें यूसुफ की बातें गलत लगने लगती हैं और वो लूफी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ लूफी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती क्योंकि उसने पॉइजन सूप को पी लिया था जो कि काया के नौकरों ने काया के लिए बनाया था। इन सब के बाद में यूसुफ सीधा काया के रूम में आ पहुंचता है और उसे सारी सच्चाई बताता है लेकिन काया उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। लेकिन तभी नामी कुरू के एक मेंबर को बेहोश करके काया के रूम में आ पहुंचती है। नामी भी काया को वही सेम चीज और सारी सच्चाई बताती है जो यूसुफ ने बताया था। तब जाके काया को उन दोनों पर यकीन होता है। इधर हम देखते हैं कि कुरू इंतजार कर रहा था 12 बजने का क्योंकि 12 बजे काया लीगली 18 साल की
हो जाएगी। जिसके बाद में कुरु अपने नुकीले ब्लेडों से काया पर अटैक करने लगता है, जिससे वो बच तो जाते हैं लेकिन काया के हाथ पे चोट लग जाती है। पर इसके बावजूद भी कुरु उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हम लूफी को देखते हैं, जिसे नौसेना अपने साथ लेके जा रही होती है, लेकिन वो अपने मुंह से सारा पॉइजन बाहर निकालता है और वो जाके गिरता है कैप्टन मॉर्गन के बेटे के ऊपर। जिसके बाद में लूफी कोबी को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से तभी वहाँ पे जोरो आ पहुँचता है और लूफी सबको बेहोश करके वहाँ से काया के महल की तरफ निकलने लगता है। जिसके बाद में वो महल जाके देखते हैं कि महल को चारों तरफ से सील कर रखा है। जिसके बाद में जोरो एक दरवाजे को खोलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। पहुंचने के बाद में हमें टीम लूफी वर्सेस टीम कुरु दिखाई देती है, जो कि काफी अमेजिंग फाइट थी। पर लूफी अपनी गम पावर से कुरु को हराने में कामयाब भी हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनके पीछे एक मुसीबत और थी। मरीन नौसैनिक अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे, जिससे बचकर जाने के लिए और काया की जान बचाने के लिए काया उन्हें एक बोट गिफ्ट करती है, जो कि लूफी को पसंद आई थी। अब उसे फैसला करता है लूफी के साथ जाने का, क्योंकि उसे रोमांचक किस्से चाहिए थे, इसलिए वो फाइनल गुड बाय बोलता है काया को। इधर मरीन बोर्ड पे कोबी गार्प से माफी मांगता है, बोलता है कि लूफी को मैंने जाने दिया क्योंकि मुझे ऐसा ही करना ठीक लगा। पर गार्प कोबी से बोलता है कि सब कुछ ठीक है और उसे दिखाता है कि लूफी और उसकी टीम नई बोट से निकल रही है। जिसके बाद में नौसैनिक लूफी के बोट के पीछे पड़ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। इधर लूफी और उसके साथी अपनी जीत की खुशियां मना रहे होते हैं और नई बोट मिलने की भी, और आगे क्या करना है उसका प्लान कर रहे होते हैं। तभी उन पर नौसैनिक हमला कर देते हैं। लूफी जल्दी से अपनी दूरबीन निकालता है और वो मरीन बोट की तरफ देखता है, जहाँ उसकी नजर सीधा गार्प पे जाके पड़ती है और वो बोलता है कि दद्दू तुम। और लूफी को गार्प को अपना ग्रैंडपा कहते हुए सुन जोरो, नामी और यूसुफ को शौक लगता है। अब हमें लूफी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ लूफी और गार्प ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि गार्प चाहता था कि लूफी नौसेना में भर्ती हो जाए, लेकिन लूफी अपने दादा के आदर्शों पे ना चल के एक लुटेरा बनना चाहता था, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा। इसी कारण से उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। और अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन, जहाँ लूफी की शिप पर अभी भी गार्प अटैक कर रहा होता है और गार्प फ्रस्ट्रेट होकर अपने हाथ से गोले को फेंकता है, पर लूफी जल्दी से अपने अंदर हवा भर लेता है, जिससे कि वो गोला लूफी पे लग के डॉश हो जाता है और वापस मरीन बोट पर जाकर लगता है, जिससे मरीन बोट का एक पाल टूट जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। जिसके बाद में नामी जल्दी से बोट को धुएं के तूफान में ले जाती है, जिससे कि वो जाकर छुप सके। लेकिन लूफी को बोट पे बैठे हुए खाने की जबरदस्त खुशबू आती है, इसलिए वो नामी को उधर की साइड बोट मोड़ने के लिए बोलता है। जिसके बाद में उन्हें एक हैप्पी प्लेस मिल जाती है, जिसका नाम होता है बराटे, एंड उस होटल के ओनर को कहते हैं ज़ैफ। वहीं हम एक वर्कर को देखते हैं जिसका नाम होता है सांजी। वो अपने आप को एक कुक समझता है, दरअसल में वो एक कुक होता भी है, लेकिन ज़ैफ उसे कभी भी कुक नहीं समझता, क्योंकि वो खाने पे नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है और कुछ नए नए तरीके के खाने बनाता रहता है। इसीलिए ज़ैफ उसे किचन से निकाल फेंकते हैं और वो वेटर का काम करने लगता है। जिसके बाद में वो टीम लूफी के पास जाता है और नामी पर फ्लर्ट करने लगता है। लूफी ढेर सारा खाना खाने के बाद में उसके बिल को उधार करना चाहता था। ये चीज ज़ैफ को पसंद नहीं आती और वो लूफी को पकड़ के किचन में ले जाते हैं और उससे बर्तन धुलवाने लगते हैं। यहाँ लूफी की मुलाकात सांजी से होती है और हमेशा की तरह लूफी भी सांजी से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर सांजी बोलता है कि उसका एक ड्रीम है कि उसे ऑल ब्लू जाना है, जहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन मसाले और खाने की सामग्रियां हैं। वो वहाँ जाके अपनी ड्रीम को पूरा करके अपनी कला का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी वहाँ पे एक जख्मी पायरेट आता है जो काफी भूखा होता है और वो सांजी से खाने के लिए पूछता है। सांजी ज़ैफ की परवाह किए बगैर उस पायरेट्स के लिए खाना बनाता है और उसे अच्छे से खिलाता भी है। लूफी के मुंह से वन पीस का नाम सुनते ही वो जख्मी पायरेट बोलता है कि इसका ख्वाब छोड़ दो बच्चे, क्योंकि वन पीस एक कल्पना है। हमारे कैप्टन को भी किसी भी हालत में वन पीस चाहिए था, इसलिए हमने ग्रैंड लाइन के बॉर्डर पे ही अपने 50 जहाज और 5000 आदमियों को खो दिया। वन पीस का ख्वाब वस्तु में मौत की तरफ लेकर जाएगा बच्चे। दूसरी तरफ हम गार्प को देखते हैं जो कि मरीन जहाज पर होता है। गार्प लूफी को पकड़ने का काम समुद्र के 7 सौदागरों में से एक ड्रैकुले मीहॉक को देता है। ये मीहॉक जो होता है इसे ग्रेट स्वॉर्ड्समैन भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक महान तलवारबाज होता है। अब गार्प की ये सारी बातें को भी छुपकर सुन रहा होता है, जिसे यकीन नहीं होता कि गार्प मीहॉक को लूफी को पकड़ने के लिए जिम्मेदारी दे रहा है। ये सारी बातचीत को भी जल्दी से जाके हेलमोंग को बताते हैं। तब हेलमोंग उसे बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद 7 सौदागरों को काम देती है, जिसके बदले में जब 7 सौदागर उन्हें सर्व करते हैं तो गवर्नमेंट उनके बीच में नहीं आती, लेकिन नौसेना उन्हें नहीं पकड़ती और उनके ऊपर से बाउंटी भी हट जाती है। फिर को भी बोलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी मैंने सोचा था, कई बार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहते। अब हम बढ़ते हैं बराटे की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि लूफी अभी भी बर्तन धो रहा था और जोरो, नामी और यूसुफ बैठे हुए शराब पी रहे थे, जहाँ नामी उनमें सबसे ज्यादा परेशान थी, क्योंकि नामी को ऐसा लगता था कि लूफी को ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी कि वाइस एडमिरल उसके ग्रैंडफादर हैं। नामी जोरो से बोलती है कि उसे इतनी पास आके कैदी नहीं बनना। अब ये क्या बात है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही नामी जाके कनोबी आइलैंड के लिए सीक्रेटली एक बोट बुक कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि लूफी को ढूंढता हुआ वहाँ पे ड्रैकुल मीहॉक आ जाता है। उसे देख के रोनो जोरो बोलता है कि तुम मेरे आइडल
हो, लेकिन कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें लड़ने के लिए चैलेंज करता हूँ। यहाँ जोरो ने मीहोक को चैलेंज इसलिए किया होता है क्योंकि उसने बचपन में वादा किया था कि वो सबसे महान तलवारबाज बन के दिखाएगा, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वो ड्रैकुल मीहोक को मार के उसका खिताब छीन ले। फिर नामी बोर्ड पे जाने के बाद में लूफी को जोरो की गई बेवकूफी बताती है, जिस पर लूफी बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उनके सपनों के बीच में नहीं आ सकता। अगले दिन मीहोक और जोरो की फाइट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मीहोक के लिए कोई ज्यादा बड़ी फाइट नहीं थी। यहाँ मीहोक जोरो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि जोरो के अंदर काफी ज्यादा जज्बा और ताकत होती है, और साथ में वो हार भी नहीं मानता। इसीलिए मीहोक जोरो को मारता नहीं बल्कि उसे एक सीने पे कट दे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे ढूंढो और मेरा खिताब मुझसे छीन लो। ड्रैकुल मीहोक वहाँ से सीधा गार्ड के पास में जाता है जहाँ वो लोग कुछ बातें करते हैं। मीहोक बोलता है कि उसने लूफी को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो देखना चाहता है कि लूफी कैसे अपने सफर को पूरा करेगा और ग्रैंड लाइन पे कैसे सरवाइव करेगा। जिस प्रकार उसे याद दिलाता है कि भूलो मत कि तुम गवर्नमेंट को सर्व करते हो। मुस्कुराते हुए मीहोक बोलता है कि जानते हो मुझे लूफी को देख के किसकी याद आई, गोल्डी रोजर की। ये सारी बातें छुपकर को भी सुन लेता है और वो गार्ड के पास आके बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि लूफी को पता है कि वो कौन है, क्योंकि मैंने लूफी के साथ में वक्त गुजारा है। तो वो हमेशा बोलता था कि उसे लुटेरों का बादशाह बनना है, उसका एम क्लियर है कि उसे सिर्फ पायरेट ही बनना है। पर गार्ड को कोई भी कॉपी की बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो अपने क्रू के पास जाता है और बोलता है कि हमें जल्द से जल्द लूफी और उसकी टीम को ढूंढना होगा। हमें लूफी की टीम दिखाई जाती है जहाँ हम जोरो को देखते हैं जो कि अब मरने वाला होता है। लूफी फौरन उसके लिए एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाता है। डॉक्टर तो नहीं मिलता, इसीलिए जेफ और सांजी खुद उसका इलाज करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। जेफ और सांजी तुरंत जोरो के जख्मों को सिलते हैं और उस पे मछली की स्किन रख देते हैं। ये काफी पुराना तरीका होता है जो पायरेट्स अपनाया करते थे। मछली की स्किन से दर्द भी कम होता है और जख्म भी जल्दी ठीक होता है। इसके बाद में सांजी अपनी बैक स्टोरी बताता है जहाँ 9 साल पहले हमें एक बोट पर सांजी कुकिंग करता हुआ दिखाया जाता है जो काफी छोटा बच्चा था। तभी उस शिप पे लुटेरे हमला कर देते हैं और वहाँ जेफ की मुलाकात सांजी से होती है। तभी एक भयानक तूफान आता है और उन दोनों की ही शिप डूब जाती है। इस तूफान से जेफ सांजी को बचा तो लेता है, लेकिन दोनों के दोनों समुद्र के बीच एक बनी चट्टान पर आ पहुँचते हैं। अब जेफ के पास में 2 थैले होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा थैला वो सांजी को दे देता है और सांजी को चट्टान के दूसरी साइड बैठने के लिए बोलता है। जब तक बोट ना आ जाए वो अपना खाना खाए और पर उसे डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे। सांजी भी बिल्कुल वैसा ही करता है, वो इंतजार करता है किसी भी बोट के आने का और खाना खाता है और फिर इंतजार करता रहता है। ऐसे ही करते करते पहले 10 दिन बीतते हैं, फिर 20, फिर 30, फिर 50 दिन बीत जाते हैं, तब भी कोई बोट नहीं आती और सांजी का खाना खत्म हो जाता है। इधर सांजी बुरी तरीके से भूख से तड़प रहा था। तब सांजी डिसाइड करता है कि जेफ के पास में खाना होगा क्योंकि उसके पास में अभी भी बड़ा थैला था। देन वो तुरंत जेफ के पास में जाता है और उस थैले को फाड़ता है, पर उसमें खाना नहीं होता बल्कि सोना और चांदी और हीरे होते हैं। ये देखकर सांजी हैरान हो जाता है और वो जेफ से पूछता है कि तुम बिना खाने के अभी तक जिंदा कैसे हो। हम देखते हैं कि जेफ ने खाने की थैली सांजी को दे दी थी ताकि वो जिंदा रह सके और खुद के सर्वाइव करने के लिए और जिंदा रहने के लिए वो अपनी एक टांग काटता है और उसे खा जाता है। जेफ बोलता है कि लड़के मेरा भी वही सपना है, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी ऑल ब्लू को ढूंढने में निकाल दी पर मुझे वो अभी तक नहीं मिला, पर मुझे यकीन है कि वो तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हें खाने की थैली दी ताकि तुम जिंदा रह सको। अब इधर लूफी की टीम पे एक मुसीबत टूट पड़ती है और वो मुसीबत कोई और नहीं खुद आरलोंग होता है। नामी आरलोंग को देख के तुरंत बोट पर आती है और लूफी और बाकी सबको वो खबर देती है कि लूफी तुम्हें आरलोंग ढूंढ रहा है। क्योंकि आरलोंग को लूफी नहीं मिला तो भराटे पे मुझे सारे लोगों को आरलोंग मार देगा, तो इसीलिए लूफी उसका सामना करने के लिए राजी हो जाता है। आरलोंग के पास में जाने के बाद में लूफी पूछता है कि वो हैरान है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। आरलोंग बगी द क्लाउन का हेड निकालता है जिसका एक कान लूफी की टोपी में होता है और इसीलिए लूफी की सारी बात बगी द क्लाउन अब तक सुन रहा था, जिस कारण से आरलोंग लूफी को ढूंढ पाया। और अब हम आरलोंग और लूफी के बीच में एक फाइट देखते हैं। इस फाइट में लूफी कोशिश तो करता है लेकिन वो आरलोंग को हरा नहीं पाता और आरलोंग उसे ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे नामी आ जाती है और वो बोलती है कि नक्शा मेरे पास है, चलो आरलोंग यहाँ से चलते हैं। नामी स्टार्टिंग से ही दरअसल आरलोंग के साथ ही थी, वो इन लोगों के साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल सके। नामी आरलोंग से बोलती है कि डेविल फ्रूट खाए हुए लड़के को क्या मारना, उसे समुद्र के हवाले कर दो, समुद्र उसे अपने आप मार देगा। जिसके बाद में आरलोंग लूफी को समुद्र में फेंक के चला जाता है। लूफी डूबने ही लगता है जब उसे सांजी आके बचा लेता है। लूफी पानी से बाहर आने के बाद में सीधा बोट के पास जाता है जहाँ पर जोरो लेटा था। बेहोश जोरो से वो कुछ इमोशनल बातें करता है जिसके बाद में जोरो को भी होश आ जाता है। जोरो लूफी से वादा करता है कि मैं तुम्हारे टोली का पहला मेंबर हूँ और जब तक तुम्हें वन पीस नहीं मिल जाता मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। निकलने से पहले लूफी डिसाइड करता है कि वो लोग पहले नामी को ढूंढेंगे और उसे वापस अपनी टीम में लेके आएंगे। तभी उनकी बोट पर सांजी आता है और वो बोलता है कि लगता है तुम्हें एक कुक की बहुत जरूरत है, और ये सुन के लूफी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में सांजी बहुत ही इमोशनली गुड बाय बोलता है जेफ को। इधर जोरो लूफी से पूछता है कि हम नामी को ढूंढे तो ढूंढे कैसे, हमें तो कुछ भी नहीं पता।
था तभी लूफी जोकर बगी द क्लाउन का सर रख देता है और बताता है कि ये ही हमें आगे का रास्ता बताएगा। हमें दिखाया जाता है कोकोआ विलेज 8 साल पहले का, जहाँ पे हम छोटी बच्ची नामी को देखते हैं और वो अपनी एडॉप्टेड बहन नेजिको के साथ में रहती है। यहीं पे हम एक मरीन सोल्जर को भी देखते हैं जिसने एक युद्ध के बाद में इन दोनों बच्चों को बचाया था और उन्हें अपनी बेटियों की तरह पाल रही थी। अब ये तीनों ही बहुत अच्छी हंसी खुशी फैमिली की तरह रह रहे थे। बात करें आर्लोंग की तो वो बस नामी को यूज कर रहा था ताकि वो ग्रैंड लाइन का नक्शा हासिल कर सके, जिससे कि फिशमैन पूरे समंदर पर राज कर ले और उनका राजा बनेगा आर्लोंग और सारे के सारे इंसानों को वो अपने नीचे गुलाम बना के रखना चाहता है। साथ ही नामी को और ज्यादा नीचा दिखाने के लिए वो नामी के विलेज में नामी को ही भेजता है पैसे कलेक्ट करने के लिए। विलेज आने के बाद में नामी का स्वागत तो नहीं होता, लेकिन हर एक आदमी नामी को वहाँ पे मारना चाहता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गार्ड लूफी और उसके साथियों की तलाश में बड़ेटे होटल आ पहुंचा है। अब जेफ गार्ड को खाने का ऑफर करता है, जिसे गार्ड बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता। टेबल पे बैठने के बाद में वो दोनों अपने पुराने दिनों की काफी ज्यादा बातें करते हैं, जहाँ जेफ एक लुटेरा था और गार्ड एक नौसैनिक, और उन दोनों के बीच में जब भी मुलाकात हुई तो वो लड़ते हुए ही मिले। बातों में ही गार्ड लूफी के बारे में जेफ से जानने लगता है, जिसके जवाब में जेफ बताता है कि उसे लूफी के अंदर गोल्डी रोजर की झलक दिखाई देती है। ये चीज गार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद में जेफ और गार्ड काफी बड़ी पुरानी वाइन को पीते हैं। दूसरी तरफ हम लूफी की टीम को देखते हैं जो विलेज आ पहुंची है और वो नामी को ऐसे पैसे कलेक्ट करते हुए देख लेते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम आर्लोंग को देखते हैं जो नामी के विलेज पर अटैक कर रहा था। और आर्लोंग नामी के घर में घुस आता है जहाँ पे वो मरीन सोल्जर थी जो कि नामी की माँ की तरह थी। वो अपने दोनों बेटियों को घर के तहखाने में छुपा देती है, लेकिन रूम में रखी 3 प्लेटों से वो समझ जाता है कि इस घर में एक नहीं बल्कि 3 जन रहते हैं और पैसे पूरे ना होने की बिना पे नामी के सामने ही नामी की माँ को मार देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है जहाँ हम नामी को देखते हैं कि वो अपनी टीम को नोटिस कर लेती है। अब नामी लूफी और बाकी सबसे यहाँ से तुरंत निकलने के लिए बोलती है, लेकिन लूफी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो सीधा यहाँ से नोजिको के घर जाता है। यहाँ आने के बाद में लूफी नामी के पूरे पास्ट को जानता है और उसके पास्ट को जानने के बाद में लूफी थोड़ा टूट सा जाता है। और लूफी को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि नामी ने उस बंदे को क्यों ज्वाइन किया जिसने उसकी माँ को मारा है। यही इकलौती वजह थी जिससे नाजिको नामी से नफरत करती थी। अब हम दूसरी तरफ आर्लोंग को देखते हैं जिसके पास में कैप्टन इजुमी आते हैं और ये बंदा आर्लोंग से पैसे उगाही करने के लिए आता है, उससे जो कि सारे विलेजों से पैसे उगाता है। अब नामी भी आर्लोंग से अपना वादा पूरा करने के लिए कहती है, उसके विलेज को आजाद करने का वादा। आर्लोंग बोलता है कि हाँ हमारे भी सौदा हुआ था, सौदे की पूरी रकम मुझे दे दो और मैं तुम्हारे विलेज को आजाद कर दूंगा। वहाँ से नामी सीधा अपनी मोम के ग्रेवयार्ड पे पहुँचती है जहाँ उसने काफी सारे खजाने को छुपा के रखा था। तभी नाजुमी उसे ये करता हुआ देख लेती है। तब नामी उसे सारी सच्चाई बताती है। आज तक जो भी उसने किया वो सब विलेज को बचाने के लिए था, क्योंकि आर्लोंग ने उसके आगे एक शर्त रखी थी, इसीलिए सौदा करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए नामी ने आर्लोंग को इस्तेमाल किया। और इन दोनों के बीच में ये बात हो ही रही होती है कि वहाँ पे कैप्टन इजुमी अपनी नौसेना को लेकर पहुँच जाता है और वो नामी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उससे सारे पैसे छीन के ले जाता है। यहाँ पर इसको नामी और उसके पैसों का पता आर्लोंग ने ही दिया था। और ये हम देख भी पाते हैं कि आर्लोंग भाषण दे रहा होता है जिसमें वो सारे फिशमैन को भड़का रहा होता है इंसानों के खिलाफ। वहाँ खड़े सारे लोग इस बात के लिए मान भी जाते हैं और वो कोकोआ विलेज को तबाह करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि नामी पूरी तरीके से टूट गई होती है और वो गुस्से में चाकू लेकर अपने हाथ पे बने टैटू पर स्टैप करती है। लेकिन वहाँ पे तभी लूफी आ पहुँचता है और नामी लूफी से मदद की गुहार लगाती है, जिसे लूफी मना नहीं कर पाता। लूफी डिसाइड करता है कि अब हम सारे मिलकर पहला मिशन यही कंप्लीट करेंगे कि आर्लोंग और उसके क्रू को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब तभी वहाँ पे वाइस एडमिरल गार्प आ पहुँचते हैं। गार्प यहाँ पे लूफी का पीछा करते हुए आते हैं लूफी को पकड़ने के लिए, जिसके बाद में गार्प कैप्टन इजुमी को अपने पास में बुलाते हैं और इजुमी गार्प को देखते ही कोको विलेज का सारे बर्बादी का जिम्मा लूफी पर डाल देता है। इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द उसे पकड़ने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम लूफी और उसकी टीम को देखते हैं जो कि आर्लोंग के बेस आर्लोंग पार्क आ पहुंचा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि नामी और लूफी आर्लोंग से लड़ने के लिए चले जाते हैं और बाकी बच्चे सारे फिशमैन से जोरो, सांजी और उसूफ लड़ते हैं। यहाँ हम काफी सारे अमेजिंग फाइटिंग सीन्स और स्किल्स को देखते हैं। जोरो बगी को भी आजाद कर देता है जो अपनी बॉडी से जा मिलता है, लेकिन वो उन लोगों की मदद नहीं करता बल्कि वहाँ से भाग जाता है। देन जोरो और सांजी अकेले ही सारे फिशमैन से लड़ने लगते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। आर्लोंग और लूफी की फाइट को देखते हैं जहाँ लूफी समझ चुका था कि नामी के बगैर आर्लोंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद जितने भी नक्शे हैं वो सारे नामी ने ही बनाए हैं। तो लूफी आर्लोंग से लड़ने की वजह वो सारी जगह को तबाह करने लगता है जो आर्लोंग ने जबरदस्ती नामी से बनवाई है। अब क्योंकि नामी तो वहाँ से निकल जाती है, इसलिए लूफी अपना फाइनल गम का मुंह मारता है आर्लोंग पर, जिससे कि पूरी की पूरी आर्लोंग की बिल्डिंग आर्लोंग और लूफी के ऊपर आ गिरती है। यहाँ लूफी की टीम शॉक हो जाती है ये देख कर के लूफी के ऊपर पूरी की पूरी एक बिल्डिंग गिर गई। क्योंकि लूफी तो अपना काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, इसलिए वो जमीन फाड़ के निकलता है और सबको चौंका देता है। अब हम इधर देखते हैं रात में विलेज को, जहाँ सारे ही लोग जश्न
मना रहे थे और टीम लूफी भी उनके साथ में थी। अपना सांजी सारे ही विलेजर्स को खाना खिला रहा होता है। तभी अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है गार्प की, जो लूफी को पकड़ने के लिए आया था बाकी नौसैनिकों को लेकर। गार्प कोबी को ऑर्डर देता है लूफी को पकड़ने के लिए, लेकिन कोबी गार्प का ऑर्डर मानने के लिए मना कर देता है, क्योंकि कोबी को पता था कि लूफी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लूफी काफी काइंड हार्टेड लुटेरा है। तब गार्प खुद फैसला करता है कि वो खुद जाकर लूफी को पकड़ेगा। यही हमें एक बहुत जबरदस्त बैटल देखने को मिलती है गार्प वर्सेस लूफी की, जिसमें लूफी अपनी पूरी जान लगा देता है गार्प को हराने में, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता। गार्प लूफी को काफी बुरी तरीके से मारता है, लेकिन इसके बावजूद भी लूफी बस एक ही चीज की रट लगाए हुए होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वन पीस को ढूंढ के रहेगा और लुटेरों का बादशाह बनेगा। ये सुन गार्प लूफी को छोड़ देता है और वो बताता है कि ये तुम्हारा इम्तिहान था, मैं देखना चाहता था कि जेफ की बातों में कितनी सच्चाई है और तुम्हें खुद पर यकीन है कि नहीं, क्योंकि बिना खुद पर यकीन किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अब गार्प ने देख लिया है कि लूफी को अपने आप पर यकीन है और वो मानता है कि एक न एक दिन लूफी अपनी डेस्टिनी को हासिल करके रहेगा। गार्प लूफी को एडवाइस करता है कि अकेले ये सफर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो जिस पर लूफी बोलता है कि मैं अकेला नहीं, मेरा हर वक्त साथ देने के लिए मेरे साथ में मेरी टोली है। जिसके बाद में गार्प सेटिस्फाई होता है और वो अपनी नौसेना को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते लूफी के पास में कोबी आता है और कोबी लूफी को उसकी इनामी तस्वीर दिखाता है। लूफी अपनी इनामी तस्वीर देख के फूलो नहीं समाता, क्योंकि फाइनली उसके सफर की अब शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ईस्ट ब्लू में उसके ऊपर सबसे ज्यादा इनाम था। अब लूफी अपनी इनामी तस्वीर जल्दी से जाके अपनी टोली को दिखाता है, जहाँ जोरो बोलता है कि अब हमारे पीछे कोई और भी लग जाएंगे, अब हमें संभल कर चलना होगा। और लूफी की इनामी तस्वीर काया भी देख रही होती है और वो उसको याद करती है, उसे बेस्ट विशेष भी देती है। साथ ही हम जोकर बगी को भी देखते हैं, जिसके हाथ में लूफी की इनामी तस्वीर होती है और वो उससे बदला लेने की फिराक में होता है। लेकिन तभी जोकर के पास में से आवाज आती है कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं हूं ना लूफी को खत्म करने के लिए, और वो होती है कैप्टन अलविदा। गार्प के पास में कैप्टन मोरकर का बेटा और कोबी आते हैं उससे माफी मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसके हुक्म को नहीं माना था। तब गार्प उन दोनों को माफ कर देता है और उन्हें खुद से ही सब कुछ सिखाने का फैसला करता है। अब हम मीहोक को देखते हैं जो एक टापुर पर जहाँ पहुँचता है, जहाँ पर हम शैंक को भी देखते हैं जो आराम कर रहा था। ड्रैकुल मीहोक शैंक को लूफी के बारे में बताता है और उसकी इनामी तस्वीर भी दिखाता है। देखने के बाद में शैंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो कहता है कि लूफी तुमने कर ही दिखाया। अब हमें लूफी और उसकी टोली दिखाई जाती है जो अपने सफर के लिए निकल गई होती है, लेकिन वहाँ पे नामी काफी ज्यादा उदास होती है। नामी को खुश करने के लिए लूफी ने उसके गाँव के कुछ संतरे के पेड़ बोर्ड पर रख लिए थे ताकि उसे अपने गाँव जैसा फील आए। साथ ही नामी और बाकी सारी टीम भी लूफी को एक गिफ्ट देती है उस बोर्ड पे पायरेट फ्लैग लगाकर। एंड अब हम फाइनली सीजन 2 के विलन को देखते हैं, जिसके पास में ये लूफी की इनामी तस्वीर थी, वो उसको अपने सिगार से जला रहा था। अब ये विलन कौन है और स्टोरी आगे क्या टेक प्लेस करने वाली है और आगे हमें क्या क्या रोमांचक सफर देखने मिलने वाले हैं लूफी और उसकी टोली के, क्योंकि इन सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं, तो क्या ये अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसकी हमें डेथ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए अब हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो की लिंक आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन अब कंप्लीट हो चुका है और ये सीरीज आपको कैसे लगी ये बात कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ में आप लोगों से मिलते रहेंगे, तो वीडियो को ज्यादातर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।